हेलो डियर सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स, मैं शिवनेश इस मठाईएस एकेडमी प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसे ही हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि हम लोग यूपीएससी के सिलेबस से संबंधित एक टॉपिक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग एक टॉपिक का चयन करेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो इस टॉपिक सीरीज के अंतर्गत जो हमारा आज का टॉपिक है वो है इंडियन मैपिंग, जिसके अंतर्गत हम लोग एक डिस्कशन पॉइंट बनाएंगे और उसी पर हम लोग बेसिक इन्फॉर्मेशन से लेकर स्पेसिफिक स्टडी तक उस पर चर्चा करेंगे, जिससे क्या हो कि यूपीएससी से पूछे गए जितने भी प्रश्न हैं और जिनकी संभावना है पूछे जाने की, सारे के सारे सॉल्व हो सके। तो आइए, जैसे आपको पता है कि हमने इसको नाम दिया है टॉपिक सीरीज, है ना, जिसके अंतर्गत हमारा टॉपिक है वो है इंडियन मैपिंग। इंडियन मैपिंग, जिसके अंतर्गत हमने जो डिस्कशन पॉइंट बनाया हुआ है वो हमने बनाया हुआ है नॉर्दर्न माउंटेनस रीजन ऑफ इंडिया। अर्थात भारत के उत्तर पर्वतीय क्षेत्र, जिसमें सबसे पहला पॉइंट चुनेंगे हम लोग डिस्कशन के लिए वो होगा हमारा नॉर्दर्न हिमालय, जिसे हम लोग जानते हैं उत्तरीय हिमालय के नाम से। जब इस पर डिस्कशन कर लेंगे तो यहीं से आगे बढ़ेंगे तो वो होगा हमारा नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय, अर्थात उत्तर पूर्वी हिमालय। इसको समझेंगे, ठीक। तो आज हमारा जो डिस्कशन का पॉइंट होगा वो होगा हमारा उत्तरी हिमालय, जिसके बारे में सबसे पहले हम लोग बेसिक इन्फॉर्मेशन देखेंगे। उसके बाद हम लोग इसकी स्पेसिफिक स्टडी करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। कुछ टर्मिनोलॉजी ऐसी होगी जिसको हम यहीं समझने का प्रयास करेंगे और विस्तृत रूप से जानने का प्रयास हम लोग जियोग्राफी में जब जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ रहे होंगे, भू आकृति विज्ञान पढ़ रहे होंगे, वहाँ समझने का प्रयास करेंगे, ठीक। तो बनाइए हेडिंग नॉर्दर्न हिमालय, फिर करते हैं चर्चा इस पर, ठीक। देखिए, तो हमने बनाया टॉपिक अपना नॉर्दर्न हिमालय, उत्तरी हिमालय। इसके अंतर्गत हम लोग जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है इससे संबंधित उसे समझने का प्रयास करते हैं या बेसिक इंट्रोडक्शन जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला पॉइंट देखते हैं इसके अंतर्गत हम लोग कि जो उत्तरी हिमालय है, तो ये उत्तरी हिमालय विश्व की सबसे युवा या नवीन बलित पर्वत श्रृंखला है। तो पहला बेसिक पॉइंट क्या हुआ हमारा कि उत्तरी हिमालय विश्व की सबसे नवीन युवा पर्वत श्रृंखला है। कह सकते हैं उत्तरी हिमालय विश्व की सबसे नवीन या युवा बलित पर्वत श्रृंखला है ना, बलित पर्वत श्रृंखला है। वर्ल्ड्स यंगेस्ट फोल्डेड माउंटेन रेंज, ठीक। एक पॉइंट हमारा हुआ बेसिक पॉइंट। दूसरा इसमें बेसिक पॉइंट देखेंगे कि हिमालय पर्वत का विस्तार भारत के अंतर्गत जम्मू कश्मीर में उत्तर पश्चिम दिशा से अरुणाचल प्रदेश तक, दक्षिण पूर्व दिशा तक, साउथ ईस्ट तक लगभग 2500 किलोमीटर तक फैला हुआ है, जिसकी औसत मोटाई उत्तर पश्चिम दिशा से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर जाने पर कम होती जाती है,
ठीक, तो दूसरा पॉइंट हम लोग क्या बना सकते हैं कि इसका विस्तार जो एक्सटेंशन है, हिमालय पर्वत का जो विस्तार है, एक्सटेंशन है भारत में जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक उत्तर पश्चिम दिशा से, उत्तर पश्चिम नॉर्थ वेस्ट दिशा से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर, साउथ ईस्ट डायरेक्शन की ओर लगभग 2500 किलोमीटर की लेंथ में, लंबाई में फैली हुई एक संरचना है, एक संरचना है, स्ट्रक्चर है। ठीक, इसी के अंतर्गत हमने ये जान लिया। इसमें अगर एक पॉइंट और ऐड करना चाहें तो ये कर सकते हैं कि इस हिमालय पर्वत की औसत मोटाई कह सकते हैं, चौड़ाई कह सकते हैं, उत्तर पश्चिम दिशा से, नॉर्थ वेस्ट से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर, साउथ ईस्ट की ओर जाने पर कम होती जाती है। दूसरा बेसिक पॉइंट हमने ये बना लिया था अपना। अगर हमसे सामान्यतः सवाल पूछा जाता है कि हिमालय पर्वत की जो डायरेक्शन है वो भारत में किस रूप में, तो हम लोग कह सकते हैं जनरल इंट्रोडक्शन में कि इसकी डायरेक्शन उत्तर पश्चिम दिशा से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर है। ठीक, जिसकी औसत मोटाई या औसत चौड़ाई उत्तर पश्चिम दिशा में सबसे अधिक है और दक्षिण पूर्व दिशा में सबसे कम है। इसका मतलब उत्तर पश्चिम से जब दक्षिण पूर्व की ओर मूव करेंगे तो औसत चौड़ाई भी क्या होती जाएगी, इसकी कम होती जाती है। ठीक, अच्छा, आपसे जब स्पेसिफिक रूप से इसको देखा जाए तो कहेंगे कि पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग से और सिक्किम के बीच में अगर हम हिमालय रेंज की डायरेक्शन को देखेंगे तो पश्चिम से पूर्व है, कितना है, कह सकते हैं वेस्ट टू ईस्ट है। वहीं पर जैसे ही अरुणाचल प्रदेश में हम सिंटैक्सियल मोड के बाद जब हिमालय पर्वत की डायरेक्शन को देखेंगे तो उसमें चेंज देखने को मिलता है। वो क्या होता है कि वो साउथ ईस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर होती है या साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट की ओर देखने को मिलती है। लेकिन सामान्यतः यही कहा जाता है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक उत्तर पश्चिम दिशा से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर फैली हुई एक बलित पर्वत श्रृंखला है। तो 2 पॉइंट हुए। तीसरा पॉइंट हम इसमें ये देखेंगे बेसिक अंडरस्टैंडिंग के रूप में कि हिमालय पर्वत कहीं ना कहीं एक प्राकृतिक अवरोध के रूप में है, एक नेचुरल बैरियर के रूप में भी काम करता है। कैसे, देखते हैं। आइए एक पॉइंट और बनाएंगे इससे आगे कि जो हिमालय पर्वत है, जो हिमालय रेंज है या पर्वत है, श्रृंखला है, वह नेचुरल बैरियर के रूप में कार्य करता है। नेचुरल बैरियर का मतलब हुआ प्राकृतिक अवरोध के रूप में भी काम करता है। ठीक, कैसे करता है हम समझेंगे अभी सिर्फ हम जनरल इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। पहला ये हो सकता है कि यह एक क्लाइमेटिक बैरियर के रूप में कार्य करता है, अर्थात जलवायु अवरोध के रूप में भी कार्य करता है। ठीक, दूसरा हम लोग देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये कल्चरल बैरियर के रूप में भी कार्य करता है, यानी सांस्कृतिक विभाजन का भी काम करता है। एक और इसमें तीसरा हम अगर देखते हैं पॉइंट तो कहीं ना कहीं यह एक वाटर शेड के रूप में भी कार्य करता है। वाटर शेड का मतलब हुआ कि जल विभाजक के रूप में भी है, जल विभाजक के रूप में भी। ठीक, तो तीसरा बेसिक पॉइंट हमारे पास ये है, अगर हिमालय से संबंधित हमसे कोई प्रीलिम्स में सवाल पूछा जाता है, कहा जाता है, तो हम क्या कह सकते हैं। पहला सवाल हमसे ये बन सकता है कि हिमालय विश्व की सबसे
नवीन या युवा वलित पर्वत श्रृंखला है। दूसरा क्या हो सकता है कि इसका विस्तार भारत में जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक है, जिसकी दिशा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर है। तीसरा हमसे क्या हो सकता है कि हिमालय एक प्राकृतिक अवरोध के बीच में काम करता है, के रूप में कार्य करता है। जैसे कहा जाए तो एक जलवायु अवरोध के रूप में भी कार्य करता है, या विभाजक के रूप में काम करता है, सांस्कृतिक विभाजन के रूप में भी कार्य करता है, और जल विभाजक के रूप में भी कार्य करता है। अच्छा, एक पॉइंट और हम बना सकते हैं, इसमें क्या बना सकते हैं कि हिमालय पर्वत पर आप देखेंगे तो कई रिलीजन हैं, कई धर्म समूह देखने को मिलते हैं। जैसे हिंदुज़म तो है ही, साथ में बुद्धिज़्म देखने को मिलता है, और साथ में वहाँ अपनी ट्राइब्स रहती हैं जिनके अपने रिचुअल्स हैं, जिनके अपने बिलीफ्स हैं, है ना। इस आधार पर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि हिमालय जो माउंटेन रेंज है, कहीं ना कहीं वह क्या है कि एक स्पिरिचुअल एवं रिलीजन या कल्चरल हब के रूप में भी विकसित हुआ है। ठीक, तो फोर्थ पॉइंट हम लोग इसमें बनाना चाहें तो ये बना सकते हैं ना, फोर्थ पॉइंट है, बना सकते हैं कि हिमालय क्या है, एक कि जो हिमालयन रेंज है ना, एक स्पिरिचुअल, कल्चरल हब भी है ना, अर्थात आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र भी है ना। क्या है, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र भी। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत हमने 3 पॉइंट देख लिए, चौथा पॉइंट ये देख लिया। एक पॉइंट और देखना चाहें, आपसे कहा जाए कि हिमालय पर्वत की अवस्थिति कहाँ है। अभी हम लोग मैप तो देखना शुरू नहीं किया है, सिर्फ उसके बारे में जनरल इंट्रोडक्शन जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमसे कह सकते हैं कि हिमालय पर्वत जो श्रृंखला है, सेंट्रल एशिया, ईस्ट एशिया एवं इंडियन सब कॉन्टिनेंट के मध्य अवस्थित एक वलित पर्वत श्रृंखला है, एक फोल्डेड माउंटेन है। ठीक है, जब हम मैप में देखना स्टार्ट करेंगे तो हम आपको लोकेशन इंडिकेट करेंगे, तो वहाँ और अच्छे समझ में आपको आना शुरुआत होगी। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं, चीज़ों को समझते हैं वन बाई वन, है ना। अच्छा, एक बात जानते हैं कि हमने बेसिक पॉइंट लिया, जनरल स्टडी हमने देखा। हम लोग देखें कि जनरल स्टडी अगर हम देख रहे हैं तो हिमालय पर्वत के अंतर्गत जो पहला पॉइंट था, हमने क्या बनाया था कि यह नवीन कह सकते हैं, यंगेस्ट, और दूसरा हमने क्या देखा था इसमें कि फोल्डेड वलित माउंटेन रेंज, पर्वत श्रृंखला है। ठीक, सबसे पहला हमारा जनरल स्टडी का पॉइंट क्या था कि हिमालय पर्वत विश्व की सबसे नवीन या युवा वलित पर्वत श्रृंखला है। अब हम जनरल स्टडी से स्पेसिफिक स्टडी को बढ़ेंगे, तो जानने का प्रयास करते हैं। अब जनरल स्टडी से हम कहाँ चल रहे हैं, स्पेसिफिक स्टडी की ओर, स्टडी की ओर। अब आपसे कहा जाए कि इसको यंगेस्ट क्यों कहा जाता है, विश्व की सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला क्यों कहा जाता है, तो पहला हमारे पास पॉइंट ये हो सकता है कि जो हिमालय पर्वत का जो विकास हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है, वो कहीं ना कहीं अन्य प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं के बाद हुआ है। ठीक, जियोलॉजिकल टाइम में देखा जाए तो सबसे बाद में हुआ है। ठीक, अगर हम लोग डेटा के रूप में देखें इस चीज़ को, तो हम कह सकते हैं कि हिमालय पर्वत श्रृंखला का विकास आज से लगभग 5 करोड़ वर्ष पहले हुआ होगा। ठीक, तो एक तो पॉइंट ये हुआ। साथ ही हम लोग ये देखेंगे कि जो हिमालय पर्वत है, इसकी जो शिखर हैं, जो पीक्स हैं, अधिक शार्प हैं, नुकीले हैं। साथ में जो घाटी हैं वो भी कैसी हैं, बी शेप्ड की घाटियाँ हैं। अगर हमें जहाँ शिखर नुकीले देखने को मिलते हों, बी शेप की घाटियाँ देखने को मिलती हों, तो कहीं ना कहीं ये समझना है कि यह पर्वत अभी अपनी युवा अवस्था में है, जहाँ इरोजन, अपर्दन पूरी तरीके से अभी नहीं हुआ है। ठीक, तो पहली बात हम लोग क्या कहेंगे कि अगर आपसे क्वेश्चन ये रहता है कि हिमालय पर्वत को विश्व की सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला क्यों कहा जाता है, तो इसमें हम पहला पॉइंट क्या दे सकते हैं। जैसे आपसे कहा गया है तो पहला पॉइंट ये देंगे कि इस माउंटेन रेंज का विकास, इस माउंटेन रेंज का विकास या फॉर्मेशन अन्य प्राचीन, है ना, माउंटेन रेंज या पर्वत श्रृंखलाओं के बाद हुआ है, पर्वत श्रृंखलाओं के बाद हुआ है।
बाद हुआ है। ठीक, ये एक बात हम रख सकते हैं। दूसरी बात हम क्या रख सकते हैं कि कहीं ना कहीं आज भी हिमालय पर्वत जो श्रृंखला है वो टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट से प्रभावित है। इस पर हम चर्चा करेंगे आगे, सिर्फ समझ लेना इस बात को कि कहीं ना कहीं आज भी हिमालय पर्वत श्रृंखला को देखेंगे आप तो इसकी हाइट में 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर पर ईयर तक लंबाई वृद्धि होती जा रही है। तो कहीं ना कहीं कह रहे हैं हम लोग उसकी आज एक्टिव है, सक्रिय है, तो युवावस्था में है। तो दूसरा हम कहेंगे कि कहीं ना कहीं आज यही टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट से प्रभावित है। दूसरा पॉइंट कह सकते हैं कि वर्तमान समय में हिमालय पर्वत श्रृंखला टेक्टोनिक मूवमेंट से, विवर्तनिकी संचलन से, विवर्तनिकी इस शब्द को सिर्फ अंडरलाइन कर लेना है, अभी डिस्कस करेंगे आगे। संचलन से, टेक्टोनिक मूवमेंट से प्रभावित है। ठीक, तीसरा पॉइंट क्या देख सकते हैं हम लोग कि जो हिमालय पर्वत के जो पीक्स हैं वो कैसे हैं, अत्यधिक शार्प, नुकीले हैं, और साथ में जो घाटियां हैं वो कैसी हैं, वी शेप्ड में है। इसका मतलब क्या है कि अपर्दन इतना अत्यधिक नहीं हुआ है। तो कहेंगे कि हिमालय पर्वत के चोटियां या शिखर या पीक्स अत्यधिक नुकीले हैं, शार्प है ना, नुकीले हैं या शार्प है। साथ ही यहाँ बी शेप्ड में वैली या घाटियां देखने को मिलती हैं, घाटियां देखने को मिलती हैं। ठीक, 3 पॉइंट हमारे पास बन गए। अगर आपसे कहा जाए कि बताइए हिमालय पर्वत श्रृंखला को इसलिए नवीन पर्वत श्रृंखला कहते हैं कि जियोलॉजिकल टाइम के अनुसार इसका विकास अन्य पर्वत श्रृंखलाओं के बाद हुआ है। तीसरी बात, आज से लगभग 50 मिलियन ईयर्स पहले ये पर्वत श्रृंखला विकसित हुई है, अर्थात 5 करोड़ वर्ष पुरानी पर्वत श्रृंखला है। ठीक, और वर्तमान समय भी क्या है, एक्टिव है, और साथ में कैसा है, एक फोल्ड माउंटेन है। तो क्वेश्चन हमारा स्पष्ट हुआ। पहली बात, आपसे कहा जाए कि हिमालय पर्वत श्रृंखला को वर्ल्ड की सबसे यंगेस्ट क्यों कहा जाता है, तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है दिमाग में कि यह पर्वत श्रृंखला अन्य प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं के बाद विकसित हुई है, इसका विकास हुआ है, अर्थात इसका विकास आज से लगभग या वर्तमान समय से लगभग 5 करोड़ वर्ष पहले हुआ है। दूसरा पॉइंट क्या कह सकते हैं कि यह पर्वत श्रृंखला आज भी टेक्टोनिक मूवमेंट से, विवर्तनिकी संचलन से प्रभावित है, जिससे आज भी इसकी लंबाई में इसकी हाइट, ऊंचाई में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है। पर ईयर देखेंगे तो 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर बढ़ती जा रही है। तीसरी बात हम क्या कह सकते हैं कि हिमालय पर्वत के शिखर अत्यधिक नुकीले होने के साथ साथ बी शेप्ड की घाटियां देखने को मिलती हैं, जो कहीं ना कहीं इस पर्वत श्रृंखला को युवा पर्वत श्रृंखला के रूप में पहचान देती हैं। ठीक, क्योंकि इरोजन इतना अधिक हुआ नहीं है, अपर्दन इतना अधिक हुआ नहीं है। तो ये 3 पॉइंट हमारे पास है जो सफिशिएंट है ये बताने के लिए कि इसको युवा पर्वत क्यों कहा जाता है। अब दूसरा हमने ये पढ़ा था उसी के अंतर्गत कि यह एक बलित पर्वत श्रृंखला है। बलित का मतलब क्या होता है कि कोई कहीं ना कहीं इसमें फोल्ड बने हुए हैं, है ना। अब फोल्ड का मतलब क्या होगा, समझते हैं चीज़ों को। अगर आपसे दूसरा सवाल ये बनता है कि बताइए कि हिमालय पर्वत एक बलित पर्वत श्रृंखला है, फोल्डेड माउंटेन है, तो सबसे पहले हमें देखना है कि फोल्ड का मतलब क्या होता है। कि जैसे मान लो इस तरीके से अगर हमें कोई पर्वत श्रृंखला देखने को मिलती है, ठीक, ये कोई पर्वत श्रृंखला है, ठीक, तो इनको हम फोल्ड बोलते हैं। इनको हम क्या बोलेंगे कि ये फोल्ड बने हुए हैं, इसके लन हुआ है। ठीक, तो एक पॉइंट ये दिमाग में रखना है कि फोल्ड कब बनता है या बलन कब बनेगा। ठीक, तो एक बात मान लीजिए कि जब तक बलन नहीं बनेगा, जब तक बलन की प्रक्रिया नहीं होगी, प्रोसेसिंग ऑफ फोल्ड नहीं होगा। अब प्रोसेसिंग फोल्ड कैसे हो सकता है, तो बलन की प्रक्रिया तभी संभव है कि जैसे मान लीजिए ये प्लास्टिक का पेन है, ठीक, इस पेन के एक तरफ इधर से एक कोई फोर्स क्रिएट हो जाए
और दूसरी तरफ से भी एक फोर्स क्रिएट हो जाए। जब इसके दोनों तरफ से बल लगेगा तो क्या होगा कि जो सॉफ्ट भाग होगा, बीच वाला भाग है, वो क्या हो जाएगा, एक फोल्ड के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। किस रूप में परिवर्तित हो जाएगा, वो फोल्ड के रूप में। तो हमें क्या करना होगा कि कॉन्सेप्ट देखना होगा इसके अंतर्गत कि हम कैसे बना सकते हैं। ठीक, आपसे कहा जाए कि फोल्डेड माउंटेन क्यों है, तो हम पहला जवाब दे सकते हैं इनको कि भाई इसलिए है कि यहाँ बलन की प्रक्रिया हुई है। क्या हुई है, बलन की प्रक्रिया हुई है। ठीक, बलन की प्रक्रिया हुई है, प्रोसेसिंग ऑफ फोल्ड हुआ है। अब आपसे कहा जाए बलन की प्रक्रिया हुई है, तो हमने ये देखा था बलन की प्रक्रिया तभी संभव है जब क्या हो कि आमने सामने से किसी रॉक पर या किसी लिथोस्फीयर स्थलीय सतह पर क्या लग रहा हो, फोर्स क्रिएट हो जाए। क्या क्रिएट हो जाए, फोर्स क्रिएट हो जाए। अब जैसे मान लीजिए प्रोसेसिंग ऑफ फोल्ड कब होगा, कि जब किसी रॉक्स पर या किसी चट्टान पर या किसी स्थलीय सतह पर क्या हो जाए, कंप्रेशनल फोर्स लग जाए, संपीड़नात्मक बल लग जाए। अर्थात कह सकते हैं जब किसी रॉक्स पर या चट्टान पर आमने सामने से जैसे पता लगा कि मान लेते हैं हम लोग ये हमारे पास कोई एक रॉक है ना, इस तरह से है, एक फोर्स इधर से क्रिएट हो जाए और एक फोर्स कहाँ से क्रिएट होगा, इस तरीके से हो। फोर्स की डायरेक्शन कैसी हो, आमने सामने से हो, और कैसे लगे, क्षैतिज रूप में लगे। कैसे लगे, क्षैतिज रूप से, हॉरिजॉन्टली। से कार्य करें। ठीक, तो क्या होगा कि प्रोसेसिंग ऑफ फोल्ड होगा। जब इसी प्रक्रम में काम होता है, कार्य होता है, तो इसे हम बोलते हैं कंप्रेशनल फोर्स। कंप्रेशनल फोर्स अर्थात संपीड़नात्मक बल। ठीक, कौन सा बल हुआ, संपीड़नात्मक बल। ठीक, तो हमें ये पता होगा कि अगर मान लिया हमने ये सॉफ्ट रॉक्स है कोई, है ना, सॉफ्ट रॉक्स है कोई, या कह सकते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स है, सारी चट्टान है, अगर दोनों तरफ से बल क्रिएट होगा तो मान लीजिए हमने इसको फर्स्ट पॉइंट दे दिया, तो सेकंड पॉइंट पे देखने पर हमें कैसे दिखाई देगी, इस तरीके से फोल्ड पड़ जाएगा। क्या पड़ जाएगा, इस पर एक फोल्ड बन जाएगा इस तरीके से। ठीक, वो क्यों संभव हो रहा है कि जब किसी चट्टान पर आमने सामने से, ठीक है, क्षैतिज दिशा में हॉरिजॉन्टल रूप से कोई बल कार्य करता है, तब क्या होगा, प्रोसेसिंग ऑफ फोल्ड होगा, बलन की प्रक्रिया होगी। और जब बलन की प्रक्रिया होगी तो क्या बनेगा, फोल्ड बनेगा। बनेगा नहीं बनेगा। और बलन की प्रक्रिया के लिए क्या आवश्यक है, कंप्रेशनल फोर्स, संपीड़नात्मक बल। तो आपसे कहा जाए कि संपीड़नात्मक बल क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, तो क्या कहेंगे, कंप्रेशनल फोर्स एक ऐसा बल है जब किसी चट्टान पर जिस बल की दिशा आमने सामने हो जाए और क्षैतिज रूप से हो जाए, तो कहीं ना कहीं उस चट्टान में बलन देखने को मिलता है। ठीक, तो पहली बात अगर हम देखें कि बलन क्यों है, तो कहेंगे कि यहाँ प्रोसेसिंग ऑफ फोल्ड हुआ है। प्रोसेसिंग ऑफ फोल्ड क्यों हुआ है, कि यहाँ पर कहीं ना कहीं कंप्रेशनल फोर्स, संपीड़नात्मक बल एक्टिव है, सक्रिय है, इस वजह से फोल्ड हो रहा है। ठीक, आपसे कहा जाए कि जब संपीड़नात्मक बल कार्य कर रहा है, ठीक, तो इसी संपीड़नात्मक बल को हम बोलते हैं ओरोजेनिक फोर्स, पर्वत निर्माणकारी बल। इसे हम क्या बोलते हैं, ओरोजेनिक फोर्स, पर्वत निर्माणकारी बल। ठीक, पर्वत निर्माणकारी बल ओरोजेनिक फोर्स है। अब आपसे कहा जाए कि ओरोजेनिक फोर्स क्या होता है, तो हम क्या कह सकते हैं कि ओरोजेनिक फोर्स या पर्वत निर्माणकारी एक ऐसा बल है जिसके अंतर्गत जब संपीड़नात्मक बल कार्य करता है, जहां बल की दिशा आमने सामने होती है, क्षैतिज होती है, जिससे बलन की प्रक्रिया होती है और उससे एक मोड़दार पर्वत या फोल्ड का विकास होता है। ठीक, अब दूसरा पॉइंट ये समझना है कि संपीड़नात्मक बल जब क्रिएट होगा, जब कौन सा बल काम कर रहा होगा, ओरोजेनिक फोर्स काम कर रहा होगा, पर्वत निर्माणकारी बल कार्य कर रहा होगा। और पर्वत निर्माणकारी बल कब कार्य करेगा, जब
उस रॉक पर या उस चट्टान पर या उस सतह पर या उस प्लेट पर क्या हो रहा होगा, टेक्टोनिक मूवमेंट हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा, टेक्टोनिक मूवमेंट, विवर्तन की संचलन। तो ओरोजेनिक फोर्स के लिए कौन जिम्मेदार है, टेक्टोनिक मूवमेंट। ये कुछ टर्मिनोलॉजी ऐसी है जो आपके जियोमॉर्फोलॉजी से संबंधित है, जिसकी हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं सिर्फ समझने के लिए, और अत्यधिक अच्छी चर्चा कहाँ करेंगे हम लोग, इस टॉपिक के अंतर्गत। वहाँ पर आपको एक पूरा चैप्टर मिलेगा कि टेक्टोनिक मूवमेंट किसे कहते हैं, और वहीं पर आपको टेक्टोनिक प्लेट के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ये सारी चीज़ हम लोग पढ़ेंगे वहाँ स्पेसिफिक रूप से, है ना। अभी सिर्फ जनरल स्टडी के रूप में देख रहे हैं, वो भी किस लिए, मैपिंग के उद्देश्य से, है ना। तो टेक्टोनिक मूवमेंट का मतलब क्या होता है, विवर्तन की संचलन। कैसा होता है, विवर्तन की संचलन, ठीक। अब आपसे कहा जाए कि टेक्टोनिक मूवमेंट क्या है, तो बोलेंगे टेक्टोनिक मूवमेंट एक ऐसी प्रक्रिया है या एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा बल है जिससे क्या होता है कि नई पृथ्वी की सतह पर या अर्थ सरफेस पर एक नई स्थलीय सतह का विकास होता है या नए स्थल स्वरूपों का विकास होता है, अर्थात नए लैंडस्केप का विकास होता है। तो कहेंगे विवर्तन की संचलन ऐसा बल है, अगर और कहना चाहें, जो पृथ्वी की आंतरिक परतों से लगता है, आंतरिक परतों से लगता है ना, जिससे क्या होता है, आंतरिक परतों से लगता है, जिससे क्या होता है, नए स्थल स्वरूपों का विकास होता है, नए स्थल स्वरूपों का, लैंडस्केप का निर्माण होता है। क्या होता है, निर्माण होता है। एक कॉन्सेप्ट ये हमारा बन गया। अब हमसे कहा जाए कि टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से क्या होगा, ओरोजेनिक फोर्स काम करता है। ओरोजेनिक फोर्स सक्रिय होने के कारण क्या होगा, वहाँ पर कंप्रेशनल फोर्स काम करेगा, और जहाँ कंप्रेशनल फोर्स काम करेगा वहाँ पर क्या होगा, प्रोसेसिंग ऑफ फोल्ड होगा, और जहाँ पर प्रोसेसिंग ऑफ फोल्ड होगा वहाँ पर क्या बनेगा, फोल्ड माउंटेन का विकास हो जाएगा, ठीक। और इसको अंदर खींचना चाहें कि और खींच दो भाई, कि बताइए टेक्टोनिक मूवमेंट किस वजह से होगा, तो कहेंगे कि टेक्टोनिक मूवमेंट की प्रक्रिया कहीं ना कहीं डाइएस्ट्रोपिक मूवमेंट के अंतर्गत होती है, जिसे बोलते हैं पटल ब्रूपर्ड संचलन के अंतर्गत होने वाली एक प्रक्रिया है, ठीक। तो कह सकते हैं कहीं ना कहीं ये क्या है, इसको थोड़ा हटा देते हैं जिससे आपको देखने में दिक्कत ना हो, है ना। टेक्टोनिक मूवमेंट जो प्रक्रिया है वो किसके अंतर्गत हो सकती है, हो सकती नहीं, होती है डाइएस्ट्रोपिक मूवमेंट के अंतर्गत होती है, जैसे हम क्या बोलते हैं, पटल विरूपण संचलन, पटल विरूपण संचलन, ठीक। अब आपसे कहा जाए कि डाइएस्ट्रोपिक मूवमेंट या पटल विरूपण संचलन क्या है, तो कहेंगे पृथ्वी के अंदर से लगने वाला एक ऐसा बल जिसकी तीव्रता अत्यधिक कम हो। अत्यधिक कम होने का मतलब क्या होगा, इससे अधिक मानवीय क्षति न हो, ठीक। दूसरा क्या हो, दूसरा हम ये कह सकते हैं जिससे महसूस ना किया जा सके। महसूस का मतलब कोई धीमी गति से बल काम कर रहा है तो महसूस नहीं किया जा सकता। तीसरी बात क्या कह सकते हैं कि तीव्रता अत्यधिक कम है जिसे महसूस नहीं किया जा सकता, लेकिन जिसके प्रभाव एक लंबे समय बाद देखने को मिलते हैं। जैसे मान लीजिए अगर किसी आज हिमालय पर्वत को हम बना हुआ देख रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि वो एक लंबे समय के साथ हुई प्रक्रिया है जिसको हम अपनी आंखों से ऑब्जर्व नहीं कर सकते कि हमारे सामने खड़ा हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं धीमी गति से होने वाली प्रक्रिया है जिसको महसूस नहीं कर पाते हैं, लेकिन क्या हो रहा है, उसके प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं। तो कहेंगे पटल विरूपण संचलन एक पृथ्वी के अंदर से लगने वाला एक ऐसा बल है जिसकी तीव्रता अत्यधिक कम होती है, जिसको महसूस नहीं किया जा सकता, जिसके प्रभाव दीर्घकालिक होते हैं, अर्थात लॉन्ग टर्म में देखने को मिलते हैं। तो कह सकते हैं इसके बारे में कि पृथ्वी के अंदर से लगने वाला बल है जिसकी तीव्रता सबसे कम होती है, अत्यंत कम होती है। दूसरी बात, इसे महसूस नहीं किया जा सकता, इसे महसूस नहीं किया जा सकता नहीं किया जा सकता।
तो दूसरा हम और क्या कह सकते हैं, इसके दीर्घकालिक लॉन्ग टर्म इफेक्ट है ना, दीर्घकालिक प्रभाव देखने को मिलते हैं, प्रभाव देखने को मिलते हैं, प्रभाव देखने को मिलते हैं। ठीक, अब देखिए प्रीलिम्स के रूप में देखा जाए हमसे सवाल कितने बन सकते हैं इसमें। तो पहले हम देखते हैं कि हिमालय पर्वत एक फोल्डेड माउंटेन रेंज है, क्यों है। तो दूसरा हमसे सवाल क्या हो गया कि यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रोसेसिंग ऑफ फोल्ड हुआ है, अर्थात ब्लन की प्रक्रिया हुई है। आपसे कहा जाए ब्लन की प्रक्रिया कहाँ हो सकती है, तो ब्लन की प्रक्रिया वहाँ पर होगी जहाँ पर कौन सा बल कार्य करेगा, कंप्रेशनल फोर्स काम करेगा, संपीड़नात्मक बल काम करेगा। आपसे कहा जाए कि संपीड़नात्मक बलन क्या होता है, तो कहेंगे कि पृथ्वी की सतह पर या किसी चट्टान पर आमने सामने से लगने वाला बल जिसकी दिशा कैसी हो, क्षैतिज से हो। ठीक, और आमने सामने से लगे तो कैसा बल होगा, कंप्रेशनल बल होगा। और जब कंप्रेशनल फोर्स होता है जिससे क्या होता है, प्रोसेसिंग ऑफ फोल्ड होता है, इससे फोल्ड बनते हैं। आपसे कहा जाए कंप्रेशनल फोर्स के लिए कौन सा जिम्मेदार है, तो बोलेंगे ओरोजेनिक फोर्स। ओरोजेनिक फोर्स का मतलब क्या है कि पर्वत निर्माणकारी बल है, जहाँ बल की दिशा कैसी होती है, आमने सामने होती है। और ये सारे के सारे बल पृथ्वी के अंदर से काम करते हैं, ऊपर से काम करते हैं। तो जवाब होना चाहिए पृथ्वी के अंदर से कार्य करते हैं। ठीक, तीसरा कहा जाए कि ओरोजेनिक फोर्स हो रहा है तो किस वजह से हो रहा है, कि टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से हो रहा है। टेक्टोनिक मूवमेंट का मतलब क्या है कि पृथ्वी के अंदर से लगने वाला ऐसा बल जिससे पृथ्वी पर की सतह पर, ऊपरी सतह पर, अपर सरफेस पर हमें क्या मिले, नए लैंडस्केप या नए स्थल स्वरूप देखने को मिलते हैं। आपसे कहा जाए कि टेक्टोनिक मूवमेंट होता है तो किस वजह से हो रहा है, तो बोलेंगे कहीं ना कहीं ये डाईएस्ट्रोपिक मूवमेंट, पटल ब्रूपर्ड संचलन क्या है, जिम्मेदार है। ठीक, आपसे कहा जाए कि पटल ब्रूपर्ड संचलन है जो डाईएस्ट्रोपिक मूवमेंट है वो किस वजह से होता है, तो बोलेंगे कहीं ना कहीं ये एंडोजेनिक फोर्स है। एंडोजेनिक फोर्स का मतलब क्या होगा कि कहीं ना कहीं ये पृथ्वी की अंदर से लगने वाला बल है जिसे हम बोलते हैं अंतर्जात बल। किस बोलते हैं हम लोग इसको, अंतर्जात बल बोलते हैं। अगर इसको हम और थोड़ा आगे बढ़ा के देखेंगे तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि डायस्ट्रोपिक मूवमेंट हो रहा है वो किसकी वजह से होता है, एंडोजेनिक फोर्स की वजह से, अंतर्जात बल की वजह से, अंतर्जात बल की वजह से। ठीक, अब आपसे कहा जाए कि अंतर्जात बल किसकी वजह से होता है, तो उसे हम बोलते हैं अर्थ मूवमेंट। अर्थ मूवमेंट का मतलब क्या होता है, भू संचलन। क्या होता है इसका, भू संचलन। ठीक, ओवरऑल देखा जाए कि पर्वत निर्माणकारी बल के लिए कौन सा जिम्मेदार है, अर्थ मूवमेंट या भू संचलन। भू संचलन बल का मतलब क्या है कि पृथ्वी के द्वारा लगाए गए बल का संबंध किससे होता है, अर्थ मूवमेंट से। और अर्थ मूवमेंट के अंदर दो प्रकार के फोर्स होते हैं, एक होता है एंडोजेनिक, एक होता है एक्सोजेनिक, जो इस समय हमारा चर्चा का विषय नहीं है। एंडोजेनिक फोर्स का मतलब क्या है कि पृथ्वी के अंदर की परतों से लगने वाले बल का संबंध किससे होता है, अंतर्जात बल से। अब आपसे कहा जाए कि अंतर्जात बल का मतलब कि अंतर्जात बल को या एंडोजेनिक फोर्स को बल की तीव्रता के आधार पर या फोर्स इंटेंसिटी के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है। अभी हम देख रहे हैं जो जिसकी तीव्रता कम होती है, मंद गति से होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, डाईएस्ट्रोपिक मूवमेंट, पटल ब्रूपर्ड संचलन बोलते हैं। और पटल ब्रूपर्ड संचलन का मतलब क्या है कि पृथ्वी के अंदर की परतों से लगने वाला ऐसा बल जिसकी गति मंद होती है, स्लो होती है, जिसके प्रभाव लंबे समय बाद देखने को मिलते हैं, जिसे महसूस नहीं किया जा सकता। और डाईएस्ट्रोपिक मूवमेंट में देखेंगे तो दो तरह से फोर्स हो सकता है। एक कौन सा हो सकता है, टेक्टोनिक मूवमेंट। टेक्टोनिक मूवमेंट का मतलब क्या होगा कि पृथ्वी की परतों में होने वाली हलचल से होता है, अर्थात कि पृथ्वी के अंदर से लगने वाला ऐसा बल जिससे पृथ्वी की ऊपरी सतह पर हमें नए स्थल स्वरूप या लैंडस्केप देखने को मिलते हैं। आपसे कहा जाए कि टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से क्या हो सकता है, ओरोजेनिक फोर्स क्रिएट हो सकता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पर्वत निर्माणकारी बल कहते हैं। और जहाँ पर ओरोजेनिक फोर्स क्रिएट होगा तो वहाँ पर कहीं ना कहीं क्या क्रिएट हो जाएगा, कंप्रेशनल फोर्स। और जहाँ कंप्रेशनल फोर्स क्रिएट हो जाएगा वहाँ पर क्रिएट क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं प्रोसेसिंग ऑफ फोल्ड हो जाएगा। और जहाँ प्रोसेसिंग ऑफ फोल्ड हो जाएगा वहीं पर क्या होगा कि फोल्डेड माउंटेन या मुर्दा पर्वतों का निर्माण होगा। होगा कि नहीं होगा। अब हम यहाँ पर देखना चाहें कि आप ये कहें कि जहाँ आज हिमालय पर्वत है वहाँ पर पहले टैथिस सागर था, टैथियन सी था। और आपसे कहा जाए कि वहाँ पर दो तरह की प्लेट थी, एक यूरेशियन प्लेट थी और एक इंडियन प्लेट थी। आपस में कॉलिजन हुआ, टक्कर हुआ, जिससे क्या हुआ कि मुर्दा पर्वत का निर्माण हुआ। तो कहीं ना कहीं ये टॉपिक हमारा कहाँ चला जाएगा, हमारा टॉपिक चला है जियोमॉर्फोलॉजी में, है ना। तो इस विषय की चर्चा हम कहाँ करेंगे अत्यधिक स्पष्ट रूप से, जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत। हम इसलिए इसमें कर रहे हैं कि मैपिंग से संबंधित जो भी क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमारी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग पे आ सकते हैं तो उनका जवाब हम लोग दे सकते हैं। अगर आपसे ये भी कह दिया जाए कि पर्वत निर्माणकारी बल के द्वारा ही, ओरोजेनिक फोर्स बल के कारण ही
बोरदार पर्वत का निर्माण हुआ है, या हिमालय पर्वत में फोल्ड पड़े हुए हैं। सही बात है। दूसरा कहा जाए कि हिमालय पर्वत श्रृंखला पर कहीं ना कहीं कंप्रेशनल फोर्स काम करता है, संपीड़नात्मक बल काम करता है, इस वजह से इसमें फोल्ड बने हुए हैं। सही बात है। आपसे ये कहा जाए कि बताइए हिमालय पर्वत में जो फोल्ड बने हुए हैं उसके लिए टेक्टोनिक मूवमेंट जिम्मेदार है, रेस्पॉन्सिबल है। सही बात है भाई, है तो है। आपसे कहा जाए कि हिमालय पर्वत में बनने वाले फोल्ड के लिए डाइएस्ट्रोपिक मूवमेंट भी एक अपनी भूमिका निभाता है। सही बात है। अर्थ मूवमेंट भी कह सकते हैं, एंडोजेनिक फोर्स भी कह सकते हैं। कुछ भी ऐसे पॉइंट हमें मिलते हैं तो हम कहीं ना चीज़ समझ सकते हैं। इसमें हम लोग दो चीज़ों से चर्चा करने से बच रहे हैं, एक यूरेशियन प्लेट पर और एक इंडियन प्लेट पर। ठीक है। इस पर चर्चा हम कहाँ करेंगे? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अंतर्गत। जिस दिन हम प्लेट विवर्तन की सिद्धांत पढ़ेंगे, जियोमॉर्फोलॉजी का चैप्टर है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, जिसे हम बोलते हैं प्लेट विवर्तन की सिद्धांत। तो उसके अंतर्गत हम लोग टेक्टोनिक मूवमेंट के बारे में सही से पढ़ेंगे, है ना, और उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि प्लेट क्या है, इंडियन प्लेट कहाँ पर है, यूरेशियन प्लेट कहाँ पर है, ये आपस में कोलिजन कहाँ पर हुआ, और हुआ तो कैसे हुआ, है ना। तो फॉर्मेशन ऑफ हिमालय जब पढ़ेंगे, इसकी स्टडी करेंगे, हिमालय का निर्माण हुआ तो कैसे हुआ, तो कहाँ करेंगे? जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत करेंगे, जिसे हम बोलते हैं भू आकृतिक विज्ञान। अभी सिर्फ मैपिंग के पर्पज दृष्टि से इसको देखने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक, तो ये हमारा समझ में आ गया। अगर आपसे कहा जाता है कि हिमालय पर्वत एक नवीन बलित पर्वत श्रृंखला है, स्पष्ट करिए, तो कर देंगे हम लोग स्पष्ट। क्या कहना होगा? नवीन क्यों कहेंगे? क्योंकि अन्य प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं का इसका बाद विकास हुआ है। जियोग्राफिकल टाइम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो अन्य पर्वत श्रृंखलाओं के बाद है, लगभग आज से 5 करोड़ वर्ष पहले इसका विकास हुआ है। दूसरा क्या कह सकते हैं कि इसके हम स्लोप देखते हैं, अत्यधिक तीव्र है, और जो इसकी पीक्स हैं अत्यधिक शार्प है, नुकीली है, और साथ में हम लोग देखते हैं जो बैली शेप देखते हैं वो कैसी है कि वी शेप में है, जिससे ये साबित होता है कहीं ना कहीं इरोजन अभी पूरी तरीके से यहाँ पर नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये पर्वत अभी भी अपनी युवा अवस्था में है। आपसे कहा जाए सक्रिय क्यों है, कि अभी भी कंप्रेशनल फोर्स एक्टिव है, संपीड़नात्मक बल एक्टिव है, जिसकी वजह से बुलंद की लंबाई या ऊंचाई बढ़ती चली जा रही है। ठीक, तो ये हम ये कह सकते हैं। दूसरा हमसे कहा जाए कि फोल्डेड माउंटेन क्यों कहते हैं, हिमालय पर्वत एक बलित पर्वत श्रृंखला है, इसे क्यों मान लें या क्यों क्यों कहा जाता है, तो यहाँ स्पष्ट रूप से कहेंगे कि यहाँ पर प्रोसेसिंग ऑफ फोल्ड होता है। प्रोसेस ऑफ फोल्ड क्यों होता है? कि यहाँ पर कंप्रेशनल फोर्स एक्टिव है। कंप्रेशनल फोर्स क्यों एक्टिव है? कि कहीं ना कहीं यहाँ ओरोजेनिक फोर्स काम कर रहा है। ओरोजेनिक फोर्स क्यों काम कर रहा है? कहीं ना कहीं टेक्टोनिक मूवमेंट हो रहा है। टेक्टोनिक मूवमेंट क्यों हो रहा है? कि कहीं ना कहीं यहाँ पर डाइएस्ट्रोपिक मूवमेंट हो रहा है। डाइएस्ट्रोपिक मूवमेंट क्यों हो रहा है? कि कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या हो रहा है कि एंडोजेनिक फोर्स क्रिएट है, लगातार एक्टिव है, कार्य कर रहा है। एंडोजेनिक फोर्स क्यों हो रहा है? कि अर्थ मूवमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है? अर्थ मूवमेंट हो रहा है। अब आपसे कहा जाए कि अर्थ मूवमेंट क्यों हो रहा है, तो और आगे जा सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी का अपने एक्सिस पर रोटेशन करने से, ठीक, और पृथ्वी के अंदर की परतों में मिलने वाले रेडियो एक्टिव एलिमेंट की वजह से, पृथ्वी की बाहरी परतों पर होने वाले क्लाइमेटिक जो एलिमेंट हैं उनमें होने वाले परिवर्तन की वजह से क्या होता है? अर्थ मूवमेंट काम करता है। तो ये सारे विषय हम कहाँ करेंगे? जियोमॉर्फोलॉजी में। जब आप जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, भू आकृति विज्ञान, तो पहला टॉपिक ही आपका क्या होगा? अर्थ मूवमेंट, उसको कवर करेंगे। फिर इंटीरियर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, उसे पढ़ने का प्रयास करेंगे। उसको पढ़ने के साथ हम कहाँ पहुँचेंगे? तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे द फोल्ड। तो फोल्ड के बारे में पढ़ेंगे। जब फोल्ड पढ़ेंगे तो टाइप्स ऑफ माउंटेन के बारे में पढ़ लेंगे। जब उसके बाद पहुँचेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे हम लोग? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ऐसे आपका सिलेबस है, उसको समझने का प्रयास करेंगे, है ना। अब लौट के आते हैं अपने टॉपिक पर। अभी हमने मैपिंग को देखना स्टार्ट नहीं किया है, सिर्फ बेसिक पॉइंट समझने का प्रयास कर रहे हैं। इसी बेसिक पॉइंट के अंदर दूसरा पॉइंट हमने ये देखा था कि जो हिमालय पर्वत है ये प्राकृतिक अवरोध के रूप में कार्य करता है, नेचुरल बैरियर के रूप में कार्य करता है। कैसे करता है तो समझते हो चीज़ को, कि हिमालय है, जो हिमालय है एक नेचुरल बैरियर है, नेचुरल बैरियर है, प्राकृतिक अवरोधक है, प्राकृतिक अवरोधक है। ठीक, ये जानने का प्रयास करते हैं कैसे हो सकता है। इसमें हमने देखा था बेसिक पॉइंट के रूप में या जनरल स्टडी के रूप में इस लाइन को देखा था। अब इसको हम लोग स्पेसिफिक स्टडी के रूप में देखते हैं, है ना। क्यों इसको हम ये बात कह रहे हैं? अब प्राकृतिक अवरोध के रूप में देखें तो पहले हमने देखा था कि ये क्लाइमेटिक बैरियर के रूप में कार्य करता है, जलवायु विभाजक के रूप में भी है ना।
जलवायु विभाजक के रूप में। अब जलवायु विभाजक के रूप में कैसे हो सकता है, तो एक हम लोग मैपिंग के साथ समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लेते हैं ये हमारा हिमालय है, हिमालय होने से पहले भारत को देखना बहुत जरूरी है ना। मान लेते हैं ये हमारा भारत है ना, ये हमारा भारत है, ठीक। और यहाँ श्रीलंका साथ में लेना ही है, बिना श्रीलंका के समझ में तो आना नहीं कि भारत है कि नहीं। ये हमने मान लिया ये हमारा 0 डिग्री इक्वेटर है ना, ये इक्वेटर है, सिर्फ समझने के लिए है ना। और हमने मान लिया ये हमारा यहाँ पर इंडियन ओशियन है ना, इंडियन ओशियन है। और हमने ये देखा था कि ये हमारा जम्मू कश्मीर है और ये हमारा यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है। तो हम ये देख रहे थे कि यहाँ पर एक बलित पर्वत श्रृंखला का विकास हुआ है। आप इस तरीके से देखेंगे तो यहाँ पर एक माउंटेन देखने को मिलेगा, इसी माउंटेन को हम क्या बोलते हैं, हिमालय पर्वत बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, हिमालय पर्वत बोल रहे हैं। ये हमारा माउंटेन देखने को मिलेगा आपको, ठीक। अब हिमालय पर्वत इसको हम लोग कह रहे हैं, तो आप लोग देखेंगे कि इसके हम जम्मू कश्मीर से ऊपर जाएंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग सेंट्रल एशिया की ओर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया का मतलब क्या होता है, मध्य एशिया की ओर जा रहे हैं, ठीक। इधर हम मूवमेंट कर रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं, ईस्ट एशिया की ओर जा रहे हैं, है ना, यानी पूर्वी एशिया की ओर जा रहे हैं, ठीक। तो आप ये देखेंगे कि ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री पर सूर्य किरणें वर्ष वर्ष कैसी रहती हैं, सीधी रहती हैं, तो टेम्परेचर यहाँ पर क्या होता है, अधिक होता है। और इसके ऊपर हम पहुँच रहे हैं यहाँ, लगभग पता लगा कि हम आ गए यहाँ सेंट्रल एशिया में। ये जो हमारा डिग्री है 60 डिग्री नॉर्थ है, लैटिट्यूड है। तो यहाँ का टेम्परेचर आप देखेंगे, आपको टेम्परेचर माइनस में देखने को मिलेगा। टेम्परेचर कैसा होगा, यहाँ पर माइनस में देखने को मिलेगा, ठीक। तो यहाँ से हवाएं जो भारत की ओर चलेंगी वो क्यों चलती हैं, वो हम बाद में करेंगे चर्चा, क्लाइमेटोलॉजी के अंतर्गत करेंगे। जिससे कहा जाता है हवा का डायरेक्शन क्या होता है, हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर होता है। तो यहाँ से चलने वाली हवाएं कैसी हवाएं होंगी, अपने साथ में अत्यधिक ठंडी हवाएं होंगी, कोल्ड एयर होगी। कैसी एयर होगी, कोल्ड एयर होगी। अगर हिमालय यहाँ पर प्राकृतिक अवरोध के रूप में नहीं होगा तो ये भारत में कर जाएंगे, प्रवेश करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे। तो हिमालय पर्वत खड़ा होने के कारण ये हिमालय क्रॉस नहीं कर पाती हैं। क्यों नहीं कर पाती हैं, जिससे भारत का तापमान क्या रहता है, सामान्य बना रहता है। अगर ये प्रवेश करेंगे तापमान क्या हो जाएगा, और अधिक गिर जाएगा, मौसम परिवर्तन देखने को मिलेगा, जलवायु परिवर्तन देखने को मिलेगा। तीसरी बात क्या होता है कि गर्मियों के समय आप देखेंगे साउथ एशियन मानसून देखने को मिलता है हमें। साउथ एशियन मानसून को बोलते हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसून, है ना। तो ये जो मानसून है, जब मानसून का मतलब होता है कि ऐसी हवाएं जिसमें वाटर वेपर अधिक होता है। वाटर वेपर क्या होता है, जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है, और जब जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है तो उनसे वर्षा होने की संभावना भी सबसे अधिक होती है। अगर ये मान लें कि अगर इनके रास्ते में हिमालय पर्वत एक बैरियर के रूप में खड़ा ना हो तो हवाएं टकराकर इनसे ऊपर नहीं उठेंगी, और जब तक हवा टकराकर ऊपर नहीं उठेगी तब तक क्या होगा, वर्षा होने की संभावना सबसे कम रहेंगी। तो भारत में होने वाली वर्षा के लिए कौन जिम्मेदार है, हिमालय पर्वत जिम्मेदार है, ठीक। तो कहीं ना कहीं कह रहे हैं हम लोग कि अगर हिमालय पर्वत नहीं होता तो ये हवाएं कहाँ प्रवेश करती हैं, यहाँ पर ये हवाएं कहाँ करती, प्रवेश यहाँ करती। हो सकता है जैसा हम यहाँ आज क्लाइमेट देख रहे हैं वैसा नहीं होता। तो कह सकते हैं कि मध्य एशिया से या पूर्वी एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को हिमालय पर्वत भारत में प्रवेश करने से रोकता है। और साथ ही दक्षिणी एशियाई जो मानसून है, साउथ एशियन जो मानसून है, उसमें आने वाली मानसूनी पवनों के लिए या वाटर वेपर लोडेड जो विंड्स हैं उनसे क्या करता है, उन्हें वर्षा करने के लिए प्रेरित करता है, अर्थात उन्हें वर्षा करने के लिए क्या करता है, उन्हें एक अवरोध के रूप में कार्य करता है, जिससे एयर असेंडिंग होता है। आप पढ़ेंगे कि प्रेसिपिटेशन एक चैप्टर है क्लाइमेटोलॉजी में कि बरसात किस प्रकार से होता है, तो वहाँ पढ़ेंगे कि वर्षा दो तरीके से, कन्वेक्शनल वर्षा होता है, संवहनी वर्षा होती है, एडवेक्शन प्रेसिपिटेशन होता है जिसे अवन वर्षा बोलते हैं। तो वहाँ बहुत सारी वर्षा हम लोग साथ में पढ़ेंगे, वाताग्रीय वर्षा है, फ्रंटल प्रेसिपिटेशन है, ये सारी चर्चाएं कहाँ करेंगे, क्लाइमेटोलॉजी के अंतर्गत। तो ये समझना है पहली बात क्या है कि ये क्लाइमेटिक बैरियर है। क्यों है, तो कह सकते हैं हम लोग कि मध्य पूर्व एशिया से मिडिल एशिया या सेंट्रल एशिया आने वाली
कोल्ड एयर करंट को, ठंडी वायु राशियों को भारत में प्रवेश करने से ऐसे रोकता है। क्या करता है? रोकता है। दूसरा पॉइंट क्या कह सकते हैं हम लोग इसमें कि दक्षिण एशियाई मानसून को वर्षा करने के लिए प्रेरित करता है। कहेंगे दक्षिण एशियाई मानसून को वर्षण के लिए, रेसिपिटेशन के लिए प्रेरित करता है, या करता है, या इसकी प्रमुख भूमिका है। ठीक, तो कह सकते हैं इस आधार पर जलवायु विभाजक भी कहा जाता है। आपसे कहा जाए कि क्या हिमालय पर्वत एक नेचुरल बैरियर रूप में कार्य करता है, जिसके अंतर्गत क्लाइमेट डिवाइडर रूप में देखने को मिलता है? मिलता है। क्यों मिलता है? कि मध्य एशिया से आने वाली या उच्च अक्षांशों से, हाई लैटिट्यूड से आने वाली ठंडी वायु राशियों को भारत में प्रवेश करने से रोकता है, साथ ही दक्षिणी एशियाई मानसून को वर्षा करने के लिए प्रेरित करता है। इस वजह से क्या कहा जाता है कि हिमालय कहीं ना कहीं एक जलवायु विभाजक भी है। दूसरा हम देख रहे थे इसी में कि ये क्या है, कल्चरल डिवाइडर के रूप में भी कार्य करता है। कल्चरल डिवाइडर का मतलब क्या होगा कि सांस्कृतिक विभाजक के रूप में भी कार्य करता है ना। यह है कल्चरल डिवाइडर, सांस्कृतिक विभाजक के रूप में भी कार्य करता है। ठीक, अच्छा दो चीज समझना है। सांस्कृतिक विभाजक का मतलब क्या होगा कि भारत के इस साइड रहने वाले, हिमालय पर्वत के साउथ में रहने वाले लोग होंगे, जो उनका कल्चर, उनका रिलीजन, उनकी लाइफ स्टाइल सब क्या होगी, हिमालय पर्वत के उत्तर में रहने वाले लोगों से अलग होती है। ठीक, तो हम लोग कह सकते हैं कैसे रह सकता है कि जो हिमालय के उत्तर में, नॉर्थ में रहने वाले लोग हैं, उनका कल्चर, उनका रिलीजन, उनका लाइफ स्टाइल, जीवन शैली है ना, उनका खान पान है ना, उनका रहन सहन, ये सब लाइफ स्टाइल के अंतर्गत आ रहा है। सब कैसा है, हिमालय पर्वत के साउथ में रहने वाले लोगों से अलग है। कैसा है? अलग है। डिवाइडर का मतलब, विभाजक का मतलब क्या होता है? अलग अलग हो जाना। विभाजक का मतलब क्या होगा? अलग कर देना। तो हिमालय ने क्या किया कि यहाँ की जो कल्चर है, यहाँ की जो लाइफ स्टाइल है, यहाँ का जो अपना रिचुअल्स है, जो बिलीफ है, वो क्या हो गए? अलग हो गए। वो हिमालय के उत्तर में रहने वाले लोगों के बिलीफ्स क्या है? अलग है। उनके रिचुअल्स क्या हो गए? अलग हो गए। उनकी लाइफ स्टाइल क्या है? वो अलग हो गई। तो कहीं ना कहीं हिमालय एक सांस्कृतिक विभाजक के रूप में भी कार्य करता है। ठीक, तीसरा हम पॉइंट क्या कह रहे थे इसी में कि हिमालय कहीं ना कहीं वाटर स्फीयर के रूप में कार्य करता है, जल विभाजक के रूप में भी कार्य करता है। किस रूप में कार्य करता है? वाटर स्फीयर या जल विभाजक। जल विभाजक है। ठीक, अब जल विभाजक का मतलब क्या होगा? अब दो चीज समझने का प्रयास करिए आप लोग कि जैसे हम ये कह रहे हैं, यहाँ से निकलने वाली जो रिवर्स है, चाहे वो गंगा नदी हो, यहाँ से आने वाली चाहे वो ब्रह्मपुत्र नदी हो, चाहे यहाँ से जाने वाली वो इंडस नदी हो, ठीक, वो क्या रहेगी? उनकी जलधाराएं अलग रहेंगी। और इसके उत्तर में चलने वाली जलधाराएं, जो नदियाँ हैं, वो कैसी होंगी? अलग होंगी। तो कह सकते हैं कि हिमालय के दक्षिण में, साउथ में रिवर सिस्टम क्या है? अलग है। और नॉर्थ में, तिब्बत में रिवर सिस्टम क्या है? अलग है। अर्थात नदी प्रणाली कैसे है? अलग अलग है। अर्थात कह सकते हैं कि तिब्बत के या तिब्बतैन के प्लेट्यू है ना, प्लेट्यू, या हिमालय के नॉर्थ का रिवर सिस्टम। रिवर सिस्टम का मतलब क्या होगा? नदी प्रणाली या तंत्र,
कैसा होगा, हिमालय के साउथ के रिवर सिस्टम से, नदी तंत्र से या प्रणाली से अलग है। कैसा है, अलग है। ठीक, तो दो चीज़ समझ में आ गई कि हिमालय पर्वत ना एक प्राकृतिक बैरियर है, इसके साथ साथ वो एक कैसा है, प्राकृतिक बैरियर के रूप में किस रूप में है, एक कल्चरल बैरियर के रूप में भी देखने को मिलता है, और साथ में क्लाइमेटिक बैरियर के रूप में देखने को मिलता है, एक वाटर शेड के रूप में देखने को मिलता है, क्योंकि तिब्बत की नदी प्रणाली या हिमालय के उत्तर की नदी प्रणाली को हिमालय के दक्षिण की नदी प्रणाली से अलग करता है। तो जल विभाजक हो गया। और कह सकते हैं कि हिमालय के उत्तर के लोगों की जो लाइफ स्टाइल है और जो नॉर्थ में रहने वाले लोगों की जो लाइफ स्टाइल है उसमें क्या है, एक विभेद उत्पन्न करता है, विभाजन उत्पन्न करता है, तो इसको सांस्कृतिक विभाजक कहा जाता है। तीसरा हम लोग क्या कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये किसके रूप में भी कार्य करता है, क्लाइमेटिक वेरी रूप में कार्य करता है, जलवायु विभाजक के रूप में कार्य करता है। क्यों करता है कि मध्य पूर्व एशिया से आने वाली ठंडी पवनों को भारत में प्रवेश करने से रोकता है, वो साउथ एशिया से आने वाले मानसून को कहाँ जाने में रोकता है, कह सकते हैं कि मध्य एशिया में, सेंट्रल एशिया में जाने से रोकता है और उन्हें वर्षा करने के लिए प्रेरित करता है। ये हमारा टॉपिक हुआ। तीसरा हमने कहा था कि इसी के अंतर्गत कि जो हिमालय पर्वत है वो क्या है कि कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल और कल्चरल हब के रूप में विकसित हुआ है। इसका मतलब कह सकते हैं कि हिमालय माउंटेन रेंज पर आप देखेंगे बहुत सारी ट्राइब्स के अपने रिचुअल्स हैं, अपने बिलीफ्स हैं, विश्वास हैं। ठीक है। तीसरी बात हम वहाँ देखेंगे कि बुद्धिज्म का प्रसार हुआ है, बौद्ध धर्म का अधिक प्रसार हो रहा है, हिंदुज्म है, हिंदू धर्म का प्रसार हुआ है। तो कहीं ना कहीं उसे ये यूनिक बनाता है कि ये कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल और एक कल्चरल हब के रूप में विकसित हो रहा है। ठीक, आज हम लोग ना छोटा टॉपिक ही रखते हैं जिससे आप समझ पाएंगे चीज़ों को धीरे धीरे से। कल से टॉपिक हम लोग क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ हिमालय, प्रॉपर तरीके से पढ़ना स्टार्ट करेंगे चीज़ों को। तो मिलते हैं कल की वीडियो में, है ना। धन्यवाद।